हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा पहला चैप्टर हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूरे जो सेशंस होंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कोई भी मेजर इश्यूज है, जो कोई भी मेजर टर्म्स है जिनके बारे में आपको जानना है, आपका फाउंडेशन इस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सब्जेक्ट में किस तरीके से होना चाहिए, और आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एनवायरमेंटल साइंसेस जो एक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस का, उसे पढ़ना किस तरीके से चाहिए। और कोई भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या फिर क्लाइमेट चेंज, सभी ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी के बारे में जो है हम इन सभी सेशंस में पढ़ेंगे। तो आइए आज का पहला चैप्टर इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में हमें जानना है उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। तो इकोलॉजी का जो ओरिजिनेशन है वो लैटिन से है। तो 2 टर्म्स से या फिर 2 वर्ड्स को जो है मिलाकर हमें इकोलॉजी मिलती है। सबसे पहला ओइकोस और दूसरा जो है लोगोस। ओइकोस का माना मीनिंग होम और प्लेस टू लिव। अगर डायरेक्टली अगर मैं कह सकूं तो हमारा घर या फिर जो हमारे सराउंडिंग्स वगैरह जहाँ कहीं पर भी हम जीते हैं उसे ओइकोस कहते हैं। और लोगोस का माना स्टडी यानी कि पढ़ाई, किसी स्पेसिफिक शय के बारे में पढ़ना। तो लिटरली इकोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। देखिए, घर का माना बहुत ही एक बेसिक हो जाएगा 4 दीवारों के अंदर, लेकिन इकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि जिस नेचर में हम रहते हैं, क्योंकि नेचर एक ब्रॉडर टर्म है। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और अलग अलग जगहों पर जो है ये नेचर अपने खूबसूरत से अंदाज से हम इंसानों को जो है वो आश्चर्यचकित करती रहती है। तो इस नेचर को पढ़ना, स्टडी ऑफ दिस वेरी नेचर विच इज आवर होम, इज इकोलॉजी। देखिए, याद रखिएगा कि हर टर्म का मीनिंग अलग है। इकोलॉजी का अलग है, एनवायरनमेंट का अलग है। हम आगे के स्लाइड्स में उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि इकोलॉजी का टर्म जो मतलब है इकोलॉजी के टर्म का, वो है स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी। देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऐसा नहीं कि बस रैंडमली घूमने जा रहे हैं और नेचर की तारीफ वगैरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं। साइंटिफिकली हम जो है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रीज़न का या फिर इस रिजल्ट का रीज़न क्या है, वजह क्या है, इस तरीके के फिनोमेना क्यों है, क्लाइमेट वगैरह ऐसा क्यों है, एनवायरमेंट ऐसा क्यों होता है। तो वो स्टडी को जो है हम इकोलॉजी कहते हैं। तो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, सिर्फ इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमें हमारे आंखों को ना दिखने वाले भी ऐसे कई बैक्टीरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जान है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ये सभी जो है मिलकर अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसे साइंटिफिक तरीके से पढ़ना, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। It deals with the ways in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources including energy flow and mineral recycling। environmental या फिर environment शब्द जो है हम आगे के स्लाइड में इन डिटेल पढ़ेंगे। ये कह दूं कि आपका सराउंडिंग जो कुछ भी है उसे environment कहते हैं। तो आप अपने environment से किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप environment में जो कोई भी रिसोर्स हैं आपने आपके एनर्जी के लिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए कि एनर्जी बहुत जरूरी है, तो वो एनर्जी आप किस तरीके से ग्रैब कर रहे हैं, उस एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, आपके मिनरल्स के साइक्लिंग किस तरीके से हो रहे हैं, पूरा ये प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, इस स्टडी को जो है हम इकोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा कि हर टर्म का मीनिंग अलग है। तो इकोलॉजी का माना जो है साइंटिफिक स्टडी है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। तो आइए एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। एनवायरनमेंट का असली डेफिनेशन क्या है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। आपके सराउंडिंग्स में जो कोई भी चीज़, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, जो आपको अफेक्ट करती है। देखिए, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कह सकूं तो जानवर वगैरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन माउंटेन्स से भी जो है हमारी ज़िंदगी पर इफेक्ट पड़ता है। माउंटेनियस रीजन्स वगैरह, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर ये वो अच्छे तौर पर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हर चीज़ जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, वो सभी जो है सराउंडिंग्स में हमें किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी कि इन टोटम जो हमारे सराउंडिंग्स है जो हमें इफेक्ट करते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जो उसे इफेक्ट करते हैं, उसे कलेक्टिवली एनवायरनमेंट कहा जाता है। The environment is defined as the sum total of living, non-living components, influences and events surrounding an organism। आपके आसपास, आपके माने के लिविंग बीइंग जो कोई भी है, बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, उनके आसपास किस तरीके के सराउंडिंग्स हैं और किस तरीके का उनका इंटरैक्शन है, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं।
द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इंसान अपने एनवायरनमेंट में जिस तरीके से या फिर अपने एनवायरनमेंट से जिस तरीके से रिएक्ट करता है उसी तरीके से एनिमल्स नहीं करते, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ करते हैं, नेचर जो है उनका वो अलग होता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसीलिए तो इस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए इकोलॉजी कहते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी होती है। इट कंप्राइजेस बोथ लिविंग दैट इज बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एनवायरनमेंट में जैसे कि मैंने कहा कि दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, एक तो लिविंग कंपोनेंट्स जिन्हें अब बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, दूसरे नॉन लिविंग जिनमें जिंदगी नहीं है, जान नहीं है, उन्हें नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एबायोटिक एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर एक्सेट्रा, इनमें जान नहीं होती तो इन्हें एबायोटिक कहा जाता है। मैन, एनिमल, प्लांट, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा, ये सभी में जान होती है तो इन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी, तो पूरी जो एक इकोलॉजी होती है, स्टडी जिसे हम कहते हैं, पूरे हमारे नेचर का जो स्टडी करते हैं उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो इस पूरे इकोलॉजी के 6 मेजर लेवल्स होते हैं, जिनमें 6 अलग अलग लेवल्स पर जो है साइंटिफिक स्टडी की जाती है। सबसे पहला एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, एग्जांपल या आप पिक्चर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर जो है दिया गया है। एक मूस जो है वो एक इंडिविजुअल है, यानी कि एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है कि वो एनवायरमेंट में किस तरीके के साथ एनवायरमेंट से रिएक्ट कर रहा है, या फिर किस तरीके से वो जो है एनवायरनमेंट के अपने सराउंडिंग्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके। और जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेते हैं पॉपुलेशन, उन्हीं तरीके के थोड़े बहुत ज्यादा नंबर्स आप देख सकते हैं। एक मूस था यहाँ पर चंद ज्यादा हो चुके हैं मूस, तो पॉपुलेशन की भी स्टडी होती है, जिसे सेकेंड लेवल कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। और तीसरा जो है वो कम्युनिटी होती है, यानी कि जंगल में ही मूस है, लेकिन इन जंगल में सिर्फ मूस तो नहीं है, मूस का पॉपुलेशन तो नहीं होता, अलग अलग जानवर होते हैं, मंकीज वगैरह होते हैं, रैबिट्स वगैरह होते हैं, आउल्स वगैरह होते हैं। तो इन सभी कम्युनिटी के लेवल पर स्टडी की जाती है, किस तरीके से कम्युनिटी एनवायरनमेंट से रिलेट कर रही है, एनवायरनमेंट से रिएक्ट कर रही है। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी में। चौथा जो है वो है इकोसिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल बात करेंगे। यानी कि द सम टोटल ऑफ जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग जो चीजें हैं आपके आसपास हैं, आपका सही बताएं तो पूरा आपका जो एक एनवायरनमेंट है, जहां पर पानी भी अवेलेबल है, जहां पर लैंड अवेलेबल है, स्काई वगैरह सभी जो अवेलेबल है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, जहां पर लाइफ सस्टेन की जा सकती है। यानी कि इन ब्रीफ अगर बता सको, एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसी जगह जहां पर लाइफ का होना पॉसिबल है, हर अलग अलग चीजों को जो है मिलाकर वहां पर एक जिंदगी बसर की जा सकती है, तो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। एंड अगेन ऑन द हायर लेवल बेसिस, अगर हम फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो उसे बायोम कहा जाता है, यानी कि एक मेजर रीजन। अब तक जो है हमने सिर्फ एक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, सिर्फ एक छोटे बहुत एक एरिया के बारे में पढ़ा, लेकिन बायोम जो है वो पूरे एक रीजन के बारे में पढ़ा था। यानी कि मान लेते हैं कि एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप या फिर एशिया, इस तरीके से किस तरीके के वहां पर एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेंगे, इस तरीके का। और आखिरी जो है सबको मिलाकर पूरे नेचर के बारे में जो पढ़ाई की जाती है पूरी दुनिया में एज अ टोटम, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो ये पूरे जो है वो 6 अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहां पर हमें एनवायरनमेंट के साथ ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो आइए इकोसिस्टम का डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। बायोस्फीयर फॉर एग्जांपल अर्थ अगर है, तो अगर अर्थ बायोस्फीयर अगर है तो उसमें एक स्पेसिफिक एक ऐसा रीजन, एक स्पेसिफिक ऐसी जगह जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे ज़्यादा जो लेन देन होता है जिंदगी का वो इसी इकोसिस्टम में होता है, विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बीइंग। वहाँ पर जीव जंतु इंसान वगैरह भी वहाँ पर होते हैं, एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उनका आसपास का क्लाइमेट, उनका फिजिकल सराउंडिंग्स किस तरीके से है, और उनका इंटरेक्शन उसके साथ, उसके मटीरियल में जो एनवायरनमेंट का जो मटीरियल होता है, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं, आप एनर्जी वहां से किस तरीके से ले रहे हैं, इन सभी के बारे में जो पढ़ाई करते हैं या फिर जिस एरिया के बारे में हम कहते हैं उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसी जगह जहां पर हर वो चीज़ है जो जिंदगी जीने के लिए परफेक्ट है, जिंदगी को सस्टेन कर सकती है, आपको जिंदा रख सकती है, तो उसे एक इकोसिस्टम कहा जाएगा। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट आर सेम, दोनों के कंपोनेंट्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। हमने पिछले स्लाइड में ही एग्जांपल्स देखे हुए हैं। फर्दर द बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स। हमने एनर्जी के बारे में भी देखा,
था, हम आगे के स्लाइड्स में एनर्जी फ्लो के बारे में भी देखेंगे। तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर दो किस्म के हमें बायोटिक फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स को खाना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, चट्टान वगैरह खाना तो नहीं खाते, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन जो जिंदा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसानों तक है, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, उन सभी को खाने की बहुत ज़रूरत होती है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इनमें दो कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी इन्हें कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ये अपने खुद का खाना जो है वो बनाते हैं, खुद ही जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह का इस्तेमाल करके अपना एनर्जी वो खुद रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरे जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मोस्टली कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं, लायन वगैरह, जो कि ऑलरेडी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। तो ये दो किस्म के मेजर हमें क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे एक इकोसिस्टम में। फर्दर द इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहना, जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हम कहते हैं, लैंड मास पर रहना। एक्वाटिक यानी कि ओशन या फिर रिवर्स, लेक्स वगैरह, वहां पर भी जो जिंदगी जो है वो चल रही है, मछलियां, क्रोकोडाइल्स वगैरह, जो कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन सभी की भी जो लाइफ चल रही है वहां पर भी साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ये दोनों जो है अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। हम इन सभी के बारे में इन डिटेल आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो टर्म है जिसके बारे में हमें जानना है वो है इकोटोन। ये होता क्या है? देखिए, इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल द मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन बिटवीन मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दो अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। मान लेते हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबान के मैंग्रोव्स आप ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लैंड भी देखने को मिलेगा और वाटर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंग्रोव्स जो होते हैं वो बीच के रीजन्स पर या फिर जहाँ पर रिवर्स और लैंड दोनों मिलते हैं, दोनों अलग अलग जो इकोसिस्टम्स जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर इस तरीके के एक यूनिक हमें नए इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उन्हें इकोटोन्स कहा जाता है, उस रीजन को इकोटोन्स कहा जाता है। बेस्ट एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको पानी भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रीज वगैरह भी देखने को मिलेंगे। दरअसल ये कन्फ्लुएंस है दो अलग अलग इकोसिस्टम्स का। यहाँ पर जिंदगी भी जो है वो थोड़ी बहुत अलग होती है। हमें कई अलग अलग तरीके के ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लिविंग बींग्स देखने को भी मिलते हैं जो सिर्फ मैंग्रोव में ही सर्वाइव करते हैं, दूसरी जगह नहीं। तो ये एक बहुत ही एक यूनिक फिनोमेना है हमारे एनवायरनमेंट का। A well-developed ecotones contain some organisms which are entirely different from that of adjoining communities। जाहिर सी बात है, जो टेरेस्ट्रियल हैं वो टेरेस्ट्रियल ही होंगे, जो एक्वेटिक है वो एक्वेटिक है, वो फ्लिप नहीं कर सकते। लेकिन जब इकोटोन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल आप ले लीजिएगा, वो लैंड पर भी रह सकता है और वो जो है वो वाटर पर भी रह सकता है। तो इस तरीके से इकोटोन के जो एनिमल्स होते हैं उनका अपना ही एक अलग अंदाज होता है जिंदगी जीने का, एंटायरली वो जो है डिफरेंट होते हैं एडजॉइनिंग कम्युनिटीज से। अनीच सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? दरअसल नीच कहते किसे हैं? देखिए, अनीच इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। It is basically a description of all biological, physical and chemical factors that a species needs to survive, stay healthy and reproduce। फॉर एग्जाम्पल हम एक जानवर ले लेते हैं, अब बेस्ट एग्जाम्पल इस पोलर बेयर, आर्कटिक में वो पाए जाते हैं। तो आर्कटिक को जो है हम एक नीच कहेंगे, खासकर पोलर बेयर्स के लिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम कोल्ड में ही जी सकते हैं। आप पोलर बेयर को लाकर जो है सहारा डेजर्ट वगैरह में तो छोड़ नहीं सकते, वहाँ पर वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से एक नीच जो होता है वो यूनिक फंक्शनल रोल रखता है हर स्पीशीज के सर्वाइव होने के लिए। यानी कि ये स्टडी करना या फिर ये बताना कि स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए उनके बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स को जो है किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्या ज़रूरतें हैं उनकी और वो सर्वाइव करने के लिए किस तरीके की चीज़ें चाहिए एक हेल्थी और एक रिप्रोडक्टिव ज़िंदगी जीने के लिए, उस फंक्शनल यूनिट को, उस फंक्शनल प्लेस को जो है हम नीश कहेंगे। A niche is unique for a species, which means no two species have extinct identical niches। तो जाहिर सी बात है कि जो पोलर बेयर के लिए नीच होता है वो कैमल के लिए, कैमल्स के लिए वगैरह नहीं हो सकता। अलग अलग इस तरीके से टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी के लिए जो है अलग अलग नीच होते हैं, अलग अलग इस तरीके के जो है सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, या फिर उनकी जगह वगैरह जो है वो सेपरेट होती है जहाँ पर वो अच्छी खासी हेल्थी लाइफ और रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है जी सकते हैं। द टेरेस्ट्रियल पार्ट यानी कि जो लैंड मास है, लैंड पर कॉन्टिनेंट्स वगैरह, एक्वेटिक जो है वो वाटर होता है। द टेरेस्ट्रियल पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स वगैरह हो सकते हैं, उनके अलग अलग क्लाइमेट्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी को जो है डिवाइड किया जाता है जिन्हें बायोम्स कहा जाता है, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। जो फ्रूट्स वगैरह हमें साउथ एशिया में देखने को मिलते हैं वो यूरोप में नहीं मिलते। जिस तरीके का फसल जो है हम एक्सट्रीम ईस्ट में देखते हैं वो एक्सट्रीम वेस्ट में हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये जो है दरअसल बायोम्स की वजह से है, यानी कि अलग अलग हमने ही रीजन्स को बांटे हैं जिन्हें हम बायोम्स कहते हैं, जिनका क्लाइमेट अलग होता है, वेजिटेशन अलग होता है, एनिमल लाइफ वगैरह अलग होती है। जाहिर सी बात है कि पेंगुइन्स इंडिया में तो आपको नहीं मिलेंगे,
अंटार्कटिका में मिलेंगे, पोलर बेयर्स आर्कटिक में मिलते हैं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स में तो नहीं मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली जहां वो पाए जाते हैं, जो अलग अलग रीजन्स जिन्हें हम डिवाइड करते हैं, उन्हें बायोम्स कहा जाता है। नो टू बायोम्स आर अलग, ये जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इसी के तहत जो है हम अलग अलग बायोम्स को जो है डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से वहां पर टेम्परेचर पहुंच रहा है, एडिक्वेट सनलाइट वगैरह उन्हें मिल रही है या नहीं, या फिर प्रेसिपिटेशन कितना है, रेनफॉल वगैरह कितना है। क्योंकि जब हम अमेजॉन फॉरेस्ट कहते हैं तो दरअसल उन्हें लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जितना फॉरेस्ट वहाँ पर है शायद ही दुनिया के किसी दूसरे रीजन पर। और जब हम अफ्रीका कहते हैं तो वो तो ज़्यादातर डेजर्ट है, वहाँ पर पानी की बहुत मुश्किलें, एक्सेप्ट फॉर नाइल यू हार्डली फाइंड सम रिवर सोर्स। तो इस तरीके से अलग अलग जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ज़्यादातर वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर ही डिपेंड करते हैं। तो एक्वाटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स को ही हमने डिवाइड किया हुआ है बायोम्स में। एक्वाटिक सिस्टम्स में जो है हम इस तरीके के बायोम्स को डिवाइड नहीं करते। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स विथ रीजन्स ऑफ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो अलग अलग ओशन ज़रूर हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इस तरीके से, लेकिन हमने उन्हें बायोम्स की तरह डिवाइड नहीं किया है। हालांकि डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स होते हैं अलग अलग, कोरल्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग लाइफ जोन्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अलग अलग एक्वाटिक एनिमल लाइफ भी देखने को मिलती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एक्वाटिक जोन्स आर ड्यू टू सैलिनिटी लेवल्स, यानी कि उसमें कितना खारापन है, साल्ट के लेवल्स कितने हैं, सैलिनिटी लेवल्स ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, वाटर टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन एक्सेट्रा। ये भी तो जरूरी है, क्योंकि सनलाइट का पेनिट्रेशन कितना हो रहा है उसी से लेकर जो है हमें वाटर का टेम्परेचर भी जो है वो मालूम पड़ता है। देखिए जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल लाइफ चलती है उसी तरीके से एक्वाटिक लाइफ भी चलती है, उन्हें भी सनलाइट, टेम्परेचर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो अनदर इंपॉर्टेंट टर्म बायोस्फीयर होता है कि हमने ऑलरेडी देखा, तो एक ऐसा पार्ट जहां पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड लिथोस्फीयर दैट इज लैंड। इन तीनों को मिलाकर ही जो है हम जिंदगी जी सकते हैं। मान लेते हैं कि पानी है, लैंड है, एयर नहीं है यानी कि एटमॉस्फेयर, ये तो इम्पॉसिबल है। बस एयर है, वाटर है, लैंड नहीं है, तो जिएंगे कहाँ पर। तो इस तरीके से इन तीनों का मिश्रण बहुत ही ज़रूरी है। बहुत तीन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फिर आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी कह लें बायोस्फीयर के होने के लिए। तो ये जहां पर इन तीनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है वहीं पर लाइफ सर्वाइव होती है, इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। इनफैक्ट अगर हम कह सकें तो दुनिया ही जो है वो एक बायोस्फीयर है। ये थी चंद इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इकोलॉजी के चैप्टर में जाननी थी, और चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स एनवायरनमेंट, इकोटोन, नीच वगैरह जिनके बारे में आपको जानना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।